गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। और इस कोरोना संकट के समय में एयरपोर्ट में भी ये बात मैंने कही थी, मुझे बार बार ये बात दोहरानी पड़ेगी कि आप सब मीडिया साथियों का बहुत बड़ी भूमिका थी और खतरे के बीच में भी आप लोग जो है लगातार शहर में और गांव में लोगों को बीच में रहते हुए सच्चाई से सरकार को अवगत आप कराते रहे और उसके कारण जो है बहुत सारी परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिला है। और कोरोना संकट रहते हुए निडरता से जिस तरह से आपने प्रमुखता से खबरें की, इसके लिए एक बार फिर मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। अभी जो कोरोना के समय में जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसके बाद मैं सीधा आज ही आया हूँ। ये जो पार्लियामेंट का सेशन का समय था हमारे क्षेत्र के लिए विशेष करके बहुत ही ऐतिहासिक था कि दो महत्वपूर्ण बिल इसके अंदर में पास हुए हैं। पहला था लेबर कोड से रिलेटेड, यानी आज़ादी के बाद बहुत सारे लेबर के कानून तो बने, लेकिन आज की आवश्यकता, क्योंकि देखिए आज जॉब का प्रोफाइल भी बदल चुका है, नौकरियों की स्थिति बदल चुकी है, बहुत सारी परिस्थिति बदल चुकी है। उसके बावजूद भी जो है 70 साल पुरानी कानून के साथ हम जी रहे थे और ये जो कोड ऑन वेजेस बिल कानून जो पास हुआ है, अब इसके बाद 50 करोड़ हिंदुस्तान के नागरिक जो श्रमिक हैं उनको बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। बिल पास हो चुका है, 2-3 महीने और लगेंगे इसके रूल्स बनने में, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक काम हुआ है इस बार के सत्र में हमारे क्षेत्र के लिए। विशेष करके मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में चाय बागान और सिंकोना बागान में काम करने वाले श्रमिकों को पूरा वेतन मिनिमम वेज आज तक नहीं मिलता। वैसे तो कागजों में उनको 350 रुपये वेज दिखाया जाता है, क्योंकि 350 रुपये मिनिमम वेज पश्चिम बंगाल में किसी भी स्किल लेबर को मिलता है। और काइंड और केस के चक्कर में 176 रुपये उनके हाथ में आता है, बाकी जो है टाइम के रूप में उनको दिया जाता है। ऐसा कागजों में अक्सर है, कुछ प्लांट वाले करते भी होंगे, ज़्यादातर नहीं हो पाता। अब इस कानून के पास होने के बाद आपको टोटल मिनिमम वेज का 85% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 15% से ज़्यादा जो है रकम आप काइंड में नहीं दे सकते। इसका मतलब अगर 350 रुपये का आप 85% कर दो, 300 रुपये के आसपास आता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और इसकी अब 2-3 महीने बाद जो है इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ और भी बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी, उनसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे जो है अब ESI के अस्पताल हमारे क्षेत्र में बनेंगे। आपकी जानकारी के लिए अभी एक सिलीगुड़ी में बन रहा है, 1-2 दिन में मैं विजिट करूँगा। और दार्जिलिंग पहाड़ के अंदर में भी, कालिम्पोंग के अंदर में भी, हमारे नक्सलबाड़ी और माटीगढ़ा क्षेत्र में भी, फांसीदेव में, अलग अलग क्षेत्र में अब जो ESI का अस्पताल बनेंगे और ESI की सुविधा हमारे नागरिकों को मिलेगी। ये बहुत बड़ा कानून में पास हुआ है और इस कानून के पास होने के बाद राज्य सरकार कहीं भी जो है किंतु परंतु नहीं कर सकती, उसके ऊपर भी पूर्ण विराम लग चुका है। क्योंकि आज तक कितने भी कानून बने, लेकिन PLA एक्ट के कारण वो सब कानून जो है उसके ऊपर लागू नहीं होते थे प्लांटेशन के ऊपर में। अब ये जो कानून बना है इसके अंदर में PLA एक्ट मर्ज हो गया, खत्म हो गया, अस्तित्व में नहीं है। अब जो है हर एक के लिए बाध्यता होगी इस कानून को लागू करना और लोगों को मिनिमम वेज की गारंटी देना, उनको बाकी सुविधाएं देना। ESI अस्पताल की सुविधा देने का काम सरकार करेगी, थोड़ा सा टोकन पैसा उनसे कटेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है काम हुआ है। इसकी वैसे मैंने पार्लियामेंट के समय में भी इसके ऊपर में चर्चा में विषय रखा था। इसी तरह से दूसरा अभी बहुत हॉट सब्जेक्ट है देश भर में, कृषि बिल को लेकर के। देखिए मुख्यतः कृषि बिल में 2 ही चीज़ें हुई है। एक तो APMC एक्ट जो है उसमें संशोधन हुआ है। भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस कानून के बन जाने के बाद किसानों को भी जो है पूरी तरह आज़ादी मिली है। आज तक किसान जो अपना फसल उगाते थे वो बाध्य थे उस फसल को जो है मंडी में बेचने के लिए, और मंडी में क्या होता था, आज करीब 7,000 जो है मंडी देश भर में है, उन मंडियों में ले जाना उसका भाड़ा, और यहाँ तक कि जितने भी मंडियाँ हैं ज़्यादातर में 6 से लेकर के 8
और कुछ किसी प्रांत में तो 9% तक भी उसमें मंडी का टैक्स उनको देना पड़ता था। उसमें बिचौलियाँ बहुत पैसा, मोटा पैसा कमाते थे, लेकिन किसान जो है गरीब का गरीब ही रहता था। अब इस कानून के बन जाने के बाद किसान अपना फसल जो है कहीं भी मंडी के बाहर भी बेच सकता है, ये उसको स्वतंत्रता मिल रही है। ये बहुत बड़ा जो है इसके अंदर में बदल है। अब जो है हमारे बाकी विरोधी दल के नेता लोग हैं इसको बहुत बड़ा जो है रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आ रहा है कि किसान भी अपनी चीज़ को समझ रहे हैं। और दूसरा इसमें जो मेन परिवर्तन दूसरा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। होता ये था कि आज भी जो बड़े बड़े चिप्स बनाते हैं या आपका जो सॉस वगैरह बनाते हैं, पिकल वगैरह बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी बड़े किसानों से करती है। अब इस कानून के पास होने के बाद छोटे किसान FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे किसान का एक समूह बनेगा और वो किसान का समूह भी जो माल खरीदने वाले हैं, कारोबारी है, उनके साथ कांटेक्ट करके अपने माल को बेच सकते हैं। अब इसमें बड़ा विषय आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा, जमीन कब्जे में ले जाएगा, ये सब अफवाहें चल रही है। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा अपने मजदूर किसान भाइयों के लिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये सिर्फ जो उनका उपजाऊ सामान है उसको लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि जमीन को लेकर के। तो जमीन चले जाना ये सब अफवाह है, ये दूर दूर तक इसका कोई विषय नहीं है। तो ऐसे बहुत क्रांतिकारी काम हुए हैं और मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने मुझे इस लायक समझा कि पार्टी का जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। मैं पार्टी के प्रति बहुत आभारी हूँ और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में भी यही संभव है, क्योंकि मुझे हार्डली 1.5 साल होने वाले हैं राजनीति में आए हुए, मैं बिल्कुल नया हूँ। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर में ये जिम्मेदारी दी गई है, मुझ पर भरोसा किया गया है और मैं पार्टी का आभारी हूँ और आप सबका प्यार है। मेरी कोशिश रहेगी कि जिस भरोसे से पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है आने वाले समय में उसको मैं प्रूव करूं, क्योंकि अभी तो मेरी एंट्री हुई है, मैं उस लायक हूँ कि नहीं हूँ, अब वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं ईमानदारी से प्रयास करूँगा कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उस पर मैं खड़ा हूँ। आपके कोई प्रश्न है तो रजनी, बाहर के लिए तो ये नया चर्चा शुरू हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट एक मीटिंग जो कॉल किया था उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट पार्टी ने दे दिया, अब दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्वाइट दे दिया। तो आज विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस टाइम में ये गोरखालैंड मुद्दा से बाहर और पॉलिटिकल पार्टी जो शोर मचा रहा है, आप क्या बोलेगा? ऐसा है, ये शोर अक्सर चुनाव में पिछले 100 साल से गूंज रहा है और जब जब चुनाव आता है TMC एक राजनीति करने का पूरी तरह प्रयास करती है। मैं 2019 के चुनाव से लेकर के अब तक 1.5 साल में मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप हमारा संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए कि दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स का स्थायी राजनीतिक समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। दूसरा, गोरखाओं में 11 जाति जो छूटे हुए हैं उनको ST स्टेटस देने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, मैं खुद भी एक गोरखा पुत्र हूँ, उस नाते मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी तरह के स्पेकुलेशन, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे संकल्प पत्र में किए थे अब तक हम सब ने देखा है, जो असंभव थे वो सब काम भी संभव हुए हैं और इसका भी समाधान जो है जल्दी होगा। और इस दिशा में एक बैठक जो है केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने, आप सबकी जानकारी में है, बैठक बुलाई थी और मुझे अच्छा लगता, खुशी होती अगर राज्य सरकार भी उसमें पार्टिसिपेट करती, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं किया और वो बेसिकली GGM के रिप्रेजेंटेटिव और साथ में जो केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक चली, मैं स्वयं उस बैठक में नहीं था, लेकिन एक शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उसका समाधान भी होगा। दादा, जो नोटिफिकेशन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से पहले तो आया गोरखालैंड के इशू पे मुद्दा, ये डिस्कशन के लिए 7 तारीख को बुलाया गया।
उसके बाद नोटिफिकेशन में चेंज करके गोरखालैंड ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन किया गया। इसमें अभी दादा ने बोला कि कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, ना स्टेट गवर्नमेंट से, ना मोर्चा के जो जीजीएम अनित थापा या विनय तमाम जो राइवल्स हैं ये लोग भी नहीं आए। तो देखिए आप लोग जैसे अभी आपके लीडरशिप ने कहा कि हम लोग जो है दार्जिलिंग हमारे सर का मुकुट है, उसको हम अलग करने की कोई सोच ही नहीं है। तो इस जगह पे क्या लगता है, व्हाट इज द लास्ट डिसीजन आई मीन टू, आपको क्या लगता है कि आप लोग यूटी के तरफ जा रहे हैं? बिकॉज यूटी इज द ओनली सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ हिल्स। दादा स्पेकुलेशन पे मत जाइए, अभी समय है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, गोरखा कोई वोट बैंक नहीं है। बार बार चुनाव के समय में फुटबॉल की तरह कभी इस तरफ कभी उस तरफ खेलना ये ठीक नहीं। और जहाँ तक आप पत्र की बात करते हैं, ये केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय आपको जवाब देगा कि पहला विषय गोरखालैंड था, दूसरा जीटीए था। लेकिन मेरा प्रश्न तो ममता दीदी और टीएमसी से है और उनकी नेतृत्व से है। अगर आपको गोरखालैंड से परहेज था, जब जीटीए सब्जेक्ट लिख करके आया फिर भी आप मीटिंग में क्यों नहीं गए? तो ये बात स्पष्ट है, आप कुछ भी कह लो, टीएमसी गोरखा के प्रति कभी भी ईमानदार ना तो आज तक थी ना भविष्य में रहेगी, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और दूसरी बात, आज अब देखिए उनका जो राजनीतिकरण किस तरह से कर रहे हैं। टीएमसी एक सिलीगुड़ी में है, टीएमसी एक हिल में भी है, वहां पे उनके सांसद भी है। जब भी मैं जाता हूं पोस्टरिंग होती है, गोरखालैंड कहाँ है, बीजेपी गोरखालैंड क्यों नहीं देती? और जब सिलीगुड़ी में देखो तो वही टीएमसी के कार्यकर्ता बोलते हैं बीजेपी गोरखालैंड क्यों दे रही है। तो इसका राजनीतिकरण तो ये तो स्पष्ट है कि आज से नहीं, पिछले 10 साल से टीएमसी करती आ रही है और मुझे पता है भविष्य में भी करेगी। लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब एक बैठक हो चुकी है, आने वाले समय में मुझे लगता है जल्दी बैठक होगी। और जो भी पार्टी ने हमारे संकल्प पत्र में वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं और इसका भी समाधान जल्द से जल्द। टीएमसी तो कह रही है कि आप लोग विधानसभा चुनाव के पहले इस बात को मुद्दा को उठाए क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि दार्जिलिंग का समर्थन आपको मिले। देखिए टीएमसी के किस नेता ने कहा, कब कहा, या तो आप मुझे दिखा दो। होता क्या है ना, असल में देखिए मैं उनमें से नहीं हूँ। आप बोलो किसी ने ये कहा, इसका जवाब दो, तो या तो मुझे आप वो बयान दिखाइए और जिस व्यक्ति ने कहा वो दिखाइए, फिर मैं उसी हिसाब से उसको जवाब दूंगा। देखिए स्पेकुलेशन में मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मत जाइए, धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और जो है शुरुआत हो चुकी है, अच्छा होता राज्य सरकार उसमें जाती, ज़्यादा अच्छा होता, नहीं गई, फिर भी बैठक हुई है, मुझे लगता है जल्द से जल्द आगे इस पर भी कार्रवाई होगी। राजू जी, ये जीटीए और जो है जो पहले जीटीए था, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो काम कर रहा है 10 साल से ज़्यादा हो गया, जो परमानेंट अभी तक नहीं हुआ। ऐसा है इस मुद्दे में इस बार पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर आके ये बात बता दिया जे गवर्नमेंट अंडर द फाइनेंशियल क्राइसिस सो इट नॉट परमानेंटली ऑल्सो डिस्टर्ब। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखा है कि बाहर के डेवलपमेंट नाम के 175 करोड़ रुपया उसको फंडिंग मिला। बंगाल का दुर्भाग्य है, हम इतने सक्षम और सामर्थ होते हुए भी आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। आज ममता दीदी कहती है 3000 करोड़ रुपए दिए, मुझे तो पता नहीं वो 3000 करोड़ कहाँ दिए। 32 वेंटिलेटर पहले नॉर्थ बंगाल में आए थे, अभी 20 और आए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो 3000 रुपया का क्या किया मेरे अब तक जो है मेरी तो जानकारी में नहीं है और मुझे कभी दिखा भी नहीं। और आज ये कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। 4,75,000 करोड़ कर्जा आप बंगाल के ऊपर में छोड़ के जा रही हो, क्योंकि जाना आपका तय है, 6 महीना समय आपके पास बचा हुआ है। और मैं एक दिन उनके मंत्री का एक बयान देख रहा था दार्जिलिंग में, अभी 4-5 दिन पहले, वो बता रहे थे अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 6 महीने का समय है, जो कुछ भी काम हमने बोला है उसको जल्द से पूरा करेंगे। यानी उनको भी ये पता लग चुका है कि अब हम 6 महीने में जा रहे हैं। सो आज देखिए क्या नहीं है बंगाल में, हमारे पास कोस्ट लाइन है, हमारे पास टूरिज्म के लिए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नॉर्थ बंगाल है, हमारे पास जो है 5000 किलोमीटर का स्टेट और नेशनल हाईवे है।
हमारे पास 90,000 किलोमीटर के छोटी और बड़ी सड़कें हैं, हमारे पास 4,000 किलोमीटर का रेल लाइन है, हमारे पास बारिश सबसे ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूट करता है। सब कुछ होते हुए भी अगर आज हमारी मुख्यमंत्री कहती है मैं कंगाल हूँ, तो आपके मिस गवर्नेंस के कारण है। और इसके देखिए 4,75,000 कर्जा हो गया, और ये सारा पैसा अगर विकास के काम में लगता तो जनता का भला होता। सब पॉलिटिशियन ने जेब भरने का काम किया है। आज बंगाल अगर 35 और 10 45 साल में पिछड़ा है, तो इस 45 साल में जनता गरीब होती गई, और जो पॉलिटिशियन जो है वो अमीर और पैसे वाले होते गए। आप उनके बड़े बड़े बंगले और गाड़ियां देखोगे। जीटीए चलाने वाले जो हवाई चप्पल पहन के घूमते थे, आप बड़े बड़े बोलेरो गाड़ी में आज घूमते हो। सब पैसा कहाँ से आया? और रही बात 175 करोड़ रुपया, आज तक किसी सरकार ने चेक काट के किसी बॉडी को 175 करोड़ देते हुए देखा है आपने? ये सब झूठा है। मुझे लगता है कोई पुराना एरियर बचा होगा, उसका कुछ पैसा देना होगा, अनाउंस किया, थोड़ा बहुत दे डाल के खत्म करेंगे। 30 साल में हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी बॉडी ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस बॉडी आपको नहीं दिखेगी, चाहे वो दार्जिलिंग हिल काउंसिल हो, चाहे जीटीए हो, जहाँ पे कर्मचारी 30-35 साल से काम कर रहे हैं और वो जो है वो परमानेंट भी नहीं है। और ऊपर से आकर के इतने निराशावादी बयान जो है मुख्यमंत्री देती है, मुझे लगता है उनको थोड़ा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो पूरी की पूरी यात्रा मैं दिल्ली में रहते हुए अच्छे से देख रहा था, बहुत ही निराश करने वाला था। सिलीगुड़ी में रही 2 दिन तक, पर सिलीगुड़ी को जीरो, कोई भी अनाउंसमेंट। इतना कह देती हम महानंदा और बालासन की सफाई कर देते तो भी मैं मान लेता। इतना कह देती कि हम ट्रैफिक की जो समस्या है उसको ठीक कर देते। और एयरपोर्ट की बात करती है, 6 साल पहले केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हम 650 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में पहली बार किसी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 करोड़ रुपया देने के लिए कहा है कि हम जमीन के लिए पैसा भी देंगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक कहीं भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसी भी सरकार को जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया। पहली बार वो बंगाल में दिया, उसके बावजूद भी आज जो है आज तक जमीन हैंड ओवर नहीं किया। आज दुर्दशा देखिए बागडोगरा एयरपोर्ट की, हिंदुस्तान में सेकंड सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। 37 फ्लाइटें रोज उतरती है, चढ़ती है, और अपनी कैपेसिटी से 4 गुना ज्यादा क्षमता में जो है आज वो काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी 6 साल हमको इतना पीछे धकेल दिया। अगर 6 साल पहले ये काम होता, आज तक जो है एयरपोर्ट बन के खड़ा होता और कितना टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ता। और मैं केंद्र सरकार से और प्रेशर करके मैं चाहता कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ से ऑपरेट हो। मान लीजिए किसी को ईस्ट की तरफ से आना है, बैंकॉक से लेकर के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से, इस तरफ से सिंगापुर से आना है, तो बेचारा उसको पहले दिल्ली पहुँचना पड़ता है, फिर वापस बागडोगरा आना पड़ता है। उसका समय बचेगा, उसका पैसा बचेगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। आज देखिए जो हमारे पश्चिम बंगाल के युवा सबसे ज़्यादा देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के काम करते हैं रोजगार के लिए। लेकिन अब वो कोविड के समय सब डर के घर वापस आ गए हैं। अभी वो कुछ चले भी गए, कुछ यही है। अब इस समय हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम उनको नौकरी दें। आज वो कह रहा है हमने 10 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड बना दिए मनरेगा में, वो पैसा सारे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी या जो हमारे कैडर्स है उनके जेब में जा रहा है। बड़े बड़े डोजर ला करके वो जो कॉन्ट्रैक्टर लेके आते हैं मशीन, उससे जो है सड़कें खोदी जाती है, और बाद में बहुत सारे लोगों मजदूरों के नाम दिखा करके जो है वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाता है। सो PMGY हो, PM आवास योजना हो, RIDF हो, जितने भी तरह की केंद्र सरकार से पैसा आता है सब में भ्रष्टाचार होता है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, आज पश्चिम बंगाल में जो भी पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है उसमें पूरा वो भ्रष्टाचार में जा रहा है। और केंद्र सरकार नहीं कर रही है ऐसी बात नहीं है। जब पहले यूपी की सरकार होती थी 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए आता था, आज 5 साल में उससे डबल पैसा आ रहा है। लेकिन ये सारा पैसा जो है भ्रष्टाचार का शिकार बन रहा है, नेताओं का जेब भरने का काम हो रहा है, लेकिन हमारी जनता गरीब की गरीब। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।